In our chapter 3, we have seen about the preliminary stage for the incorporation of a company. हमने incorporation of a company की प्रोसीजर में पहला स्टेप कंप्लीट किया था जो था प्रिलिमिनरी स्टेज। उसमें हमने देखा था कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है, पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद इफ वो रिजल्ट पॉजिटिव आए तो फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है ताकि उससे एनालिसिस से पता चल सके कि ये आइडिया बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर है कि नहीं। तो इफ वो सारे रिजल्ट पॉजिटिव आए तो उसके बाद फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। फर्दर प्रोसीजर में आएगा सेकेंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कौन से स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हमने पहले भी देखा था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये एक डॉक्यूमेंट है और प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है जो एक स्टैट्यूट की तरह वर्क करते हैं, कंपनी के स्टैट्यूट की तरह वर्क करते हैं और प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे इसे बनाया जाता है। तो वन बाय वन देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो क्या इंक्लूड करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो क्या इंक्लूड करता है। बट उससे पहले ये दोनों एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो कंपलसरी है एवरी कंपनी के लिए। एवरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सारी डिटेल्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। प्रोविजंस जो होंगे वो सारे यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। तो फ्यूचर में किसी कंपनी को शेयर ट्रांसफर करने हैं और कोई भी प्रोसीड करनी है तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके वो प्रोसीड कर सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में फर्स्ट स्टेप है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो फर्स्ट बनाया जाता है। अब देखते हैं कि उसमें इंक्लूड क्या होता है। इट इज द बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है विच इंक्लूड्स स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। कंपनी का स्कोप क्या है, देन कंपनी का नेम कंपनी के नेम रखने के लिए भी डिफरेंट प्रोविजंस होते, तो वो सारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए होंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स कि कंपनी रन कर रही है बट उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस लिए कंपनी बिजनेस रन किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कंपनी की कैपिटल क्या है, वो कितनी कैपिटल तक शेयर इशू कर सकता है, उसे कितने शेयर इशू करने की अथॉरिटी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ये क्लोज होते हैं, डिफरेंट नेम क्लोज होता है, तो एड्रेस क्लोज होता है, तो वो डिफरेंट क्लोज होते हैं। वो अभी सिलेबस में नहीं है बट ऐसे क्लोज होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड किए जाते हैं। हमने देखा कैपिटल, देन कैपिटल के बाद लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर। तो मेंबर की कितनी लायबिलिटी होगी, कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इफ कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी अंडरटेक करती है तो शेयर होल्डर को ओनली शेयर की फेस वैल्यू होगी, उतनी अमाउंट पे करनी होगी। बट अनलिमिटेड है तो फिर लायबिलिटी शेयर होल्डर की बढ़ जाती है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। एंड इट स्टेट द टाइप ऑफ अ बिजनेस कंपनी वांट टू अंडरटेक। किस टाइप का बिजनेस रन करने चाह रहा है, किस टाइप का बिजनेस है, वो यहाँ पे स्टेट किया जाएगा। तो ये हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर से देख लेते, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो स्कोप ऑफ अ कंपनी, नेम क्लॉज होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैपिटल कितनी होगी, कंपनी कितना इशू कर सकती है कंपनी, देन उसके मेंबर होंगे, वो लायबिलिटी उनकी कितनी होगी, कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, एंड टाइप ऑफ अ बिजनेस। तो ये हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ही है, दोनों कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो
So it includes the rules and regulation for internal management of a company. तो कंपनी रन करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रोसीड करनी होती है और वो सारी प्रोसीजर एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके होती है। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे मेंशन होंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जनरल डिटेल्स आती है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेम क्लॉज क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे प्रोविजंस दिए होंगे। तो कंपनी को फ्यूचर में कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं तो यहाँ पे रूल्स दिए गए होंगे। ये रूल्स पढ़ के, मतलब कि ये रूल्स समझ के यहाँ पे जो भी प्रोविजंस होंगे वो फॉलो करके कंपनी को वो प्रोसीड करनी होगी। So it includes the rules and regulation for internal management of a company. It states the policy of a company and means of achieving objectives states in memorandum of association. तो memorandum of association में जो भी objective दिए गए होंगे उसको अचीव करने के लिए कौन सी पॉलिसीज, कौन से स्टेप्स लेने होंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे। यहाँ पे सिर्फ जनरल थिंग मेंशन होती है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के आपको जनरल आइडिया आ जाता है कंपनी के रिगार्डिंग कि कंपनी कैसे टाइप की है, उसके मेंबर्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारी जनरल थिंग आती है। आप उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी क्या कहना चाहती है, वो किस रिगार्डिंग में वर्क कर रही है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की पॉलिसीज मेंशन होगी, स्टेप्स मेंशन होंगे। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आएगा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमने पहले देखा था कि इनकॉर्पोरेशन कौन करता है, कंपनी का प्रमोटर्स करते हैं। तो प्रमोटर्स अब कंपनी रन करने के मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स तो चाहिए होंगे। तो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स फाइंड करेंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे कि वो उनकी कंपनी को ज्वाइन करें। तो वो जो सारे डायरेक्टर्स एग्री हुए होंगे उनकी सारी डिटेल्स लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड की जाएगी। कौन सी डिटेल्स होगी? तो उनका नेम होगा, जो पर्सन विलिंगली एज अ डायरेक्टर वर्क करना चाहता है उसका, जो डायरेक्टर कंपनी के बनाए जाएंगे उसके नेम, एड्रेस, उसकी एज, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, ये सारी पर्सनल डिटेल्स डायरेक्टर की यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी और एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कि वो सारी डिटेल्स की। एंड who want to work as a director and it has to be submitted to ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ये जो लिस्ट प्रिपेयर की गई है जहां पे इंक्लूड किया गया है पर्सनल डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स और कैसे डायरेक्टर जो विलिंगली वर्क करना चाहते हैं एज अ डायरेक्टर। तो ऐसी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और आरओसी को भेजी जाएगी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये लिस्ट भेजी जाएगी। एंड एक कंपल्सन क्या है कि एक वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए फॉर सर्टेन कंपनीज। मतलब वो कंपनीज एक्ट 2030 में प्रोविजन है कि फॉर सर्टेन कंपनीज, कुछ कंपनी के लिए वो वहां पे मेंशन की होगी कि किस टाइप की कंपनी के लिए वहां पे एक वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है। जितने भी डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंट किए गए होंगे उसमें से एक डायरेक्टर वुमेन होनी ही चाहिए। तो ये एक कंपल्सन है जो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा इम्प्लाई किया गया है। तो ये हमारा हुआ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। पहले हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ पे डायरेक्टर्स की पर्सनल डिटेल मेंशन होगी। अब उसके बाद देखते हैं रिटन कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टर विलिंगली वर्क करना चाहते हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, उनका एक रिटन कंसेंट लेना होगा और वो आरओसी को सबमिट करवाना होगा कि वो विलिंगली ये वर्क करना चाहते हैं, ना कि उनके ऊपर कोई कंपल्सन लागू किया गया है। It has to be submitted to registrar that director has accepted the responsibility
रिस्पॉन्सिबिलिटी विलिंगली। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न कंसेंट जो होगी डायरेक्टर की वो किसे सेंड किया जाएगा, रजिस्ट्रार को। दैट और उसमें क्या मेंशन होगा कि डायरेक्टर जो कंपनी ने अपॉइंट किया वो विलिंगली वर्क करना चाहता है और एज अ डायरेक्टर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो सब अंडरटेक करने के लिए रेडी है, उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं लागू किया गया है। एंड फर्दर moreover subscriber and director has to file affidavit to register। रिटर्न कंसेंट के अलावा जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा एंड सब्सक्राइबर्स होंगे कंपनी के, उसे एफिडेविट फाइल करना होगा रजिस्ट्रार को। और वो एफिडेविट में क्या मेंशन किया जाएगा, he has not been convicted for any offense। उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उस गलत काम के लिए उसे कोई सजा नहीं हुई है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। देन सेकंड थिंग क्या होगी, he has not been found guilty for any fraud। कोई फ्रॉड उसने नहीं किया गया है और उसे कोई फ्रॉड हुआ है ऐसा उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं हुआ है। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू रजिस्टर आर करेक्ट एंड कंप्लीट। और जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू डायरेक्टर्स कंपनी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी गई होगी वो करेक्ट है एंड कंप्लीट है, एज एफिडेविट किया जाएगा। और एफिडेविट आप सब लोगों को पता है कि एडवोकेट के थ्रू किया जाता है। तो ये रिटन कंसेंट एंड एफिडेविट रजिस्ट्रार को दिया जाएगा और उसमें क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड होगी, तो वो डायरेक्टर विलिंगली वर्क करना चाहता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करना चाहता है और विलिंगली करना चाहता है। और एफिडेविट में क्या इंक्लूड होगा कि he has not been found guilty for any offense, he has not been found guilty for any fraud, the information supplied to registrar are correct and complete। उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन। अब उसमें क्या इंक्लूड होगा तो देखते हैं। इट स्टेट दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ लॉ हैव बीन कंप्लाइड एंड इट शुड बी साइंड बाय एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, पर्सनल इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो एक डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा और उसमें क्या इंक्लूड होगा कि सारे प्रोविजंस जो है वो फुलफिल किए गए हैं और उसके बाद ही फॉर्मेशन किया गया है। कंपनी का जो फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन किया गया है वो सारे लॉ और प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग किया गया है, किसी भी लॉ का वायोलेशन नहीं हुआ है, ऐसा एक एफिडेविट बनाना होगा। और उसे साइन कौन करेगा, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो जो भी पर्सन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए इन्वॉल्व हुए होंगे वो डॉक्यूमेंट साइन करेंगे और फिर रजिस्ट्रार को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होता है। तो ये डिक्लेरेशन हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, दैट ऑल द प्रोविजन ऑफ लॉ हैव बीन कंप्लाइड, सारे प्रोविजन को फुलफिल किया गया है। और उसके बाद आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर फीम। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर किसका किया जाएगा कि जो भी डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं वो किसी और फीम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मतलब कि वो किसी और फीम और बिजनेस में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इंटरेस्ट और ऐसा एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। इफ द मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सब्सक्राइबर एसोसिएटेड with other firms, then they have to give information about it। तो यहाँ पे इफ वो किसी फीम, अदर फीम के साथ एसोसिएटेड है, वर्क कर रहे हैं करंटली, तो उन्हें उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो ये डिस्क्लोजर हुआ इंटरेस्ट इन अदर फीम। तो ये स्टूडेंट हमने देखा अबाउट द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। हमने पहले देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद डायरेक्टर की लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और रजिस्ट्रार को सेंड की जाएगी और उसके बाद डायरेक्टर के
डायरेक्टर से रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा और एफिडेविट सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रार को, और उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ हैव बीन कंप्लाइड, और उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन एनी अदर फील्ड। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या आएगा कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होगी, आरओसी जो है, तो कंपनी ने क्या किया, ये सारे डॉक्यूमेंट और प्रोविजन फुलफिल किए और डॉक्यूमेंट सारे किसे सबमिट करवाए, आरओसी को। तो अब आरओसी वेरीफाई करेगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो प्रॉपर है, लॉ का कोई वायोलेशन नहीं हुआ है, और इफ आरओसी फाइंड्स दैट कि all the provision of a law are complied, then they will issue the certificate of incorporation to the company. If ROC फाइंड करती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, लॉ का कोई वायोलेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर वे में फॉर्मेशन हुआ है, तो फिर आरओसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करेगी, जहां पे कंपनी का नेम इंक्लूड होगा और डेट मेंशन होगी। तो सर्टिफिकेट में जो भी डेट मेंशन है उस टाइम से कंपनी एज अ आर्टिफिशियल वर्क करना स्टार्ट कर सकती है। तो उसका बॉन्ड कब होता है कंपनी का, तो जो भी डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होगी वो उसकी बर्थ डेट होगी। आप ऐसे ले सकते हो कि वो उसकी बर्थ डेट होगी, और उसके साथ उसमें आरओसी एवरी बिजनेस को एक यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट कंपनी को उसके वाइंडिंग अप, मतलब कि डेथ ना हो, वाइंडिंग अप तक ये सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट संभाल के रखने होते हैं। वाइंडिंग अप के टाइम ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हुआ इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो इस वे में कंपनी और आरओसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद कंपनी लीगली एज आर्टिफिशियल पर्सन वर्क कर सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, दूसरे पार्टी से वर्क ले सकती है। तो ऐसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है।